तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अभी कल जो बात कर रहे थे वह है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। तो करीब उसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट देखा था, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि बिज़नेस की उससे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्रय विक्रय के बारे में आपको पता चल जाएगा, टैक्स कितना जमा करना है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, का अगर उसके कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो उसके बारे में पता चल जाएगा, गुडविल कैसे निकाली जाएगी, पार्टनर्स अगर होंगे तो उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट रहेगा। ये सब सारे बताई गई थी बातें कि दोहरा लेखा प्रणाली के ये सब लाभ हैं। आज हम लोग बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के दोष, दोहरा लेखा प्रणाली की हानियाँ या डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या है, तो सबसे पहले उसको आप एक नज़र देख लें, उसके बाद इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये पॉइंट है हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है एक्सपेंसिव सिस्टम, दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, तीसरा पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ कैपेबल अकाउंटेंट, चौथा पॉइंट हमारे पास है टाइम एंड लेबर टेकिंग। तो ये 4 पॉइंट हमारे हैं, इन्हीं 4 पर अभी हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो बताए गए हैं इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सपेंसिव सिस्टम। एक्सपेंसिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि खर्चीली पद्धति। इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो पद्धति है, ये जो नियम है दोहरा लेखा प्रणाली, ये खर्चीला है। क्यों खर्चीला है, किस तरह से खर्चीला है कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमको एक अलग से एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। अब अलग से अकाउंटेंट के लिए हमको सैलरी देनी पड़ती है, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना बड़ा कारोबार होगा, जितना काम होगा उसके हिसाब से सैलरी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक हमारा एक अलग से खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो लेखांकन के सिद्धांत हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए गए थे, जो अकाउंटिंग के मेथड्स बताए गए थे, किसको कब डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है, कौन सी बुक में किसको लिखा किया जाएगा, जनरल एंट्री कैसे पास होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार होता है, यह हर ओनर नहीं जान सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपना बिजनेस संभालेगा कि बैठ के अकाउंटिंग करेगा। तो इसलिए हमको एक अलग से अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, जिसकी हम लोगों को एक खर्च की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस पद्धति के सबसे बड़े दोष में ये बताया गया है कि एक्सपेंसिव सिस्टम है, यानी खर्चीली पद्धति है। दूसरा जो हमारे पास था पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, यानी अशुद्धियों की संभावना। तो अशुद्धियों की संभावना का मतलब होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है, क्योंकि जो लिखने वाला है वो मानव है, और मानव को बताया गया गलतियों का पुतला है। यानी इंसान पूरी कोशिश करता है, मनुष्य पूरी कोशिश करता है कि हम सही काम करें, सही तरह से हो, लेकिन है तो इंसान ही, कुछ न कुछ हमारी एरर हो जाती है, कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाएँ, या हमारा हो सकता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड किया गया हो उसमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमारे पास क्लियरिटी ना हो, लेखांकन के जो सिद्धांत बताए गए वो हमको खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना हो पाया हो, हमको समझ में ना आ पाया हो, तो इसकी वजह से भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ एरर हो सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, और मानव निर्मित जो होता है उसमें कुछ न कुछ एरर की संभावनाएँ हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नेसेसिटी ऑफ कैपेबल अकाउंटेंट, यानी योग्य लेखापालक की आवश्यकता। योग्य लेखापालक की आवश्यकता का मतलब क्या होता है कि एक हमको ऐसे लेखापालक की, एक ऐसे अकाउंटेंट की ज़रूरत है जो योग्य हो, जो कैपेबल हो, जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट की जानकारी हो, जिसको लेखांकन के जो सिद्धांत बताए गए उसकी जानकारी हो, उसके रूल नियम जो बताए गए उसकी जानकारी हो, किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा उसकी जानकारी हो। तो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट हैं, जो भी हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो भी इसके रूल नियम बनाए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसकी जानकारी उसको हो। तो इस तरह के अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह के लेखापालक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बताया गया कि इसमें एक कैपेबल अकाउंटेंट यानी योग्य लेखाकर्ता की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लेबर टेकिंग। तो दोहरा लेखा एक दोष ये भी है कि ये टाइम भी लेता है और श्रम भी अधिक लगता है। टाइम लेने का मतलब क्या होता है कि पूरा हमको उस पर समय देना पड़ता है, दिन भर में कितना खरीदा गया है, बेचा गया है, और कितना पैसा आया है, लोगों से कितना गया है, बकायदा उसकी टाइम निकाल करके उसको देखना पड़ता है, और इसमें श्रम की भी खपत होती है।
ठीक है, इसमें श्रम लगता है, तो इसलिए बताया गया है कि इसमें विभिन्न प्रकार के खाते रखने हैं, इन खातों को रखने में श्रम और समय अधिक लगता है। ये था हमारे पास 4 पॉइंट जिसे हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि ये खर्चीली पद्धति है, दूसरा बताया गया कि इसमें अशुद्धियों की संभावना ज़्यादा है, तीसरी चीज़ बताई गई कि इसमें एक योग्य लेखापालक की आवश्यकता है, चौथी चीज़ बताई गई कि इसमें समय और श्रम लगता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार होता है तो एडवांटेज दे चुके, डिसएडवांटेज दे चुके, तो आखिर हमारा ये पूरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसकी पूरी साइकिलिंग क्या है। तो साइकिलिंग के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे बताया गया था कि सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, फिर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उससे हम लोग मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मेमोरेंडम बुक से हम लोग उसमें जर्नल रखते हैं, फिर जर्नल से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट वगैरह तैयार की जाती है, फिर उसके बाद उसमें एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये सब सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन हम आज उसको बांटेंगे स्टेज के हिसाब से, यानी फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज क्या है। तो ये 4 स्टेज, 5 स्टेट्स हैं, इससे गुजर करके ही हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार होता है। तो आज सबसे पहले स्टेज के बारे में देखते हैं क्योंकि क्या क्या 5 स्टेज हैं। तो ये है हमारे पास स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, स्टेट्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हमारे पास में आता है ओरिजिनल रिकॉर्ड, दूसरा हमारे पास है क्लासिफिकेशन, तीसरा है ट्रायल बैलेंस, चौथा है हमारे पास फाइनल अकाउंट, पांचवा है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये 5 हमारे स्टेज हैं, इन 5 के बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो ये स्टेज ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन की सीढ़ियाँ, ये कैसे सीढ़ी है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड यानी जर्नल एंट्री जो पास की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड कहते हैं। जर्नल एंट्री की जगह पर भी उसकी सहायक पुस्तकें रखी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल, जर्नल की सहायक बहियाँ। इसका मतलब जो बहुत छोटा बड़ा कारोबार होता है वहाँ पर जर्नल एंट्री से काम चल जाता है, लेकिन जहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार होता है, ट्रांजैक्शन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री नहीं पास करते क्योंकि काम बढ़ जाएगा। तो काम को कम करने के लिए या काम को सिस्टमेटिक वे में लेकर आने के लिए वहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री ना पास करके सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल लगते हैं, जिसे हम लोग जर्नल की सहायक बहियाँ कहते हैं। तो जर्नल की सहायक बहियाँ जो हैं उसके बारे में हम लोग आगे अभी आराम से बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें आता है। तो सबसे पहले उसमें आती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये 8 जो बहियाँ बताई गई हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल कहते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला हमारे पास काम आता है ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्या तो उसको जर्नल एंट्री पास करेंगे या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, यानी जितने भी खाते हमारे पास खोले गए हैं उसको अलग अलग खातों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी अलग से परचेज अकाउंट रखा जाता है, सेल्स अकाउंट रखा जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट रखा जाता है, ड्राइंग अकाउंट रखा जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट रखा जाता है, फ्रेड अकाउंट रखा जाता है, वेजेस अकाउंट रखा जाता है, सैलरी अकाउंट रखा जाता है, डिस्काउंट अकाउंट रखा जाता है, प्रिंटिंग एंड रजिस्ट्रेशन अकाउंट रखा जाता है। इस तरह से जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, जितने भी हमारे खाते प्रभावित होते हैं, जैसा कि बताया गया था कि दोहरा लेखा प्रणाली में 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। तो उसके बिहार पर जितने भी हमारे पास पक्ष प्रभावित होंगे सभी लोगों का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाएगा, अलग अलग उसका वर्गीकरण किया जाएगा, यानी उसका अलग अलग खाता खोला जाएगा, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन से नाम जानते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस में होता है, खाता बही में होता है, लेजर में होता है, खाता बही या लेजर। इसका मतलब जनरल एंट्री पास कर लेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, क्लासिफिकेशन यानी लेजर तैयार करेंगे। अब जब लेजर बन जाता है तो लेजर को क्लोज करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये थर्ड स्टेज जो आता है हमारे पास तलपट बनाने का आता है। तो तलपट बनाने का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि इससे गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच हो सके, यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सके। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में माना गया है कि अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों तरफ का बराबर आ गया तो इसका मतलब हम पीछे जनरल एंट्री पास की हैं या सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल रखा गया है या लेजर जो बनाए गए हैं वो सब के सब सही हैं। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा जो टोटल योग है, जो टोटल हमारा आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी कुछ न कुछ गलतियाँ हुई हैं। तो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन
के बाद ट्रायल बैलेंस का, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं हम लोग हैं, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। तो जब ट्रायल बैलेंस बन तैयार होता है तो उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। अब फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना मैंडेटरी होता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं, उसी में बस माल खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, कुछ भी उसमें निर्माण कार्य नहीं करते हैं, बस खरीदते हैं पक्का पकाया और उसको बेचते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडर बोलते हैं। और ट्रेडर जो है ट्रेडिंग अकाउंट वो बनाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट लॉस बनाएगा और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या आ गया, ट्रेडिंग का एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, फिर बैलेंस शीट हो गई। तो ये हमारे अंतिम खातों में आते हैं, क्योंकि ये वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। बाकी हम लोग जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के बारे में हम लोग डिटेल से अभी अलग अलग हम लोग आगे अभी लेक्चर चलेगा। यहाँ पर सिर्फ स्टेज से बताया गया कि जो 5 स्टेज हैं, सबसे पहले उसमें क्या आया, ओरिजिनल रिकॉर्ड, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या आया, ट्रायल बैलेंस, चौथा फाइनल अकाउंट। 5वीं की बात करता हूँ, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हमने फाइनल अकाउंट तैयार किया है उसकी एनालिसिस की जाती है, यानी उसका विश्लेषण किया जाता है, रेशियो एनालिसिस वगैरह किया जाता है कि क्या हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, क्या हमारा जीपी का रेशियो है, क्या एनपी का रेशियो है, क्या वर्किंग कैपिटल है, क्या करंट रेशियो है। तो जो रेशियो एनालिसिस जो 12th में लड़के होंगे वो लोग जानते होंगे, और जो बीकॉम में लड़के होंगे या सीए कर रहे होंगे उनको भी पता होगा कि बाकायदा इसकी एनालिसिस क्या आता है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, बजटरी है, रेशियो एनालिसिस है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो सब कंपैरिजन किया जाता है कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद जो है इसको जो यूज़र्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जैसे बताया गया था, ओनर है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है और मैनेजर है, ये सब जो उसके यूज़र्स ऑफ एम्प्लॉय बताया गया था, यूज़र ऑफ योर अकाउंट, वो सब हैं। तो ये सब के सब जो है उनको बता दिया जाता है। तो ये हमारे पास स्टेज आते हैं। सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास कि हम ओरिजिनल रिकॉर्ड रखते हैं, यानी पहली सीढ़ी है प्रारंभिक लेखा, दूसरा है उसका वर्गीकरण, तीसरा है तलपड़ बनाना, चौथा आता है हमारे पास अंतिम खाता। अब 5वीं चीज़ आती है विश्लेषण एवं निर्वचन, यानी उसका एनालिसिस किया जाता है और उसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है। आज इतने ही पर हम लोग अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू।